दोस्तों, चलो आज कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स करते हैं। जो उम्मीद है कि इस साल यूपीएससी कुछ ना एक दो रिपोर्ट तो पूछ ही सकता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहली रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। देखो, तुमको पता है कि COP 28 हुआ है अभी रिसेंटली। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है, सबको पता है, UAE में। ठीक है, तो जो COP 28 हुआ है वहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है, इसमें हमारे जो है बेसिकली 17 की फाइंडिंग्स के बारे में बात करा है। ठीक है, अच्छा, ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट क्यों आई न्यूज़ में और ये क्यों रिलीज़ हुई है COP 28 के दौरान? इसका कारण ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारा 2015 में, वहाँ पर जो जो कंट्री पेरिस एग्रीमेंट की पार्ट बनी है, याद रखना, जो जो जिस जिस कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट की पार्ट बनी है, ज्वाइन किया पेरिस एग्रीमेंट को, वो अपने कितने टारगेट्स को अचीव कर पा रही हैं। ठीक है, वो अपने कितने टारगेट्स को अचीव कर पा रही हैं उसके एनालिसिस करने के लिए ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई। ठीक है, ये हर 5 साल में आया करेगी हमारी ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। और अब ये जो आई है ये 2023 में आई है। इसके बाद अब ये आज से अब इससे 5 साल बाद आएगी। ये किस लिए आई है? बेसिकली पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए, जो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जिन कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट बनी थी पेरिस एग्रीमेंट की, वो कंट्रीज़ कितना अपने टारगेट्स को अचीव करवा रही हैं उसका रिव्यू करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। ठीक है, COP 28 पर। अच्छा, अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है हमारे समझ में आया। मैंने जैसा बताया कि ये क्या है, एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है जो किसके इंटीग्रल है, वो जो मेरा पेरिस एग्रीमेंट से इंटीग्रल है। मतलब पेरिस एग्रीमेंट में जो जो कंट्री पार्ट बनी है पेरिस एग्रीमेंट का, वो उन्होंने जो उनके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो वो अचीव करना चाहती हैं, वो अपने टारगेट्स को कितना अचीव कर पा रही हैं और कितना अचीव नहीं कर पा रही, उसका पूरा रिव्यू करेगी ये रिपोर्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ होगी हर 5 साल में, अगर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में आएगी। और अभी इसकी जो पहली 5 साल जो खत्म हुई है वो कब खत्म हुई है? COP 28 के दौरान 2023 में। तो इसलिए इन्होंने COP 28 में रिलीज़ कर दी ये वाली रिपोर्ट। द प्राइमरी एम, जो इसका प्राइमरी एम है वो टू इवेलुएट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। हर कंट्री के कितने एफर्ट हैं ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए, हर कंट्री कितना काम कर रही है, कितना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रही है हर कंट्री। ठीक है, तो हर कंट्री कितनी मेहनत कर रही है अपने अचीव टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो उसका ये क्या करेगी? रिव्यू करेगी, उसको एवेल्युएट करेगी, बेसिकली मार्किंग करेगी, उसकी एवेल्युएशन करेगी हर कंट्री की। ठीक है, और ये बताएगी कि कौन सी कंट्री अकाउंटेबल है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन कंट्री ज़्यादा अकाउंटेबल है। इसके साथ साथ कंट्रीज़ को मोटिवेट भी करेगी कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और काम करते रहें। ठीक है, इसके 3 स्टेप हैं। पहला क्या करेगी? कलेक्ट करेगी और प्रिपेयर करेगी इन्फॉर्मेशन। टेक्निकल असेसमेंट प्रोवाइड करेगी कंट्रीज़ को। इसके तहत ग्लोबल स्टॉक टेक के तहत हम क्या करेंगे? टेक्निकल असेसमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ग्लोबल स्टॉक टेक के तहत क्या होगा? डिसीजन मेकिंग भी होगी। ठीक है, इसमें मदद करेगी। अच्छा, इस रिकमेंडेशन की, इस रिपोर्ट की कुछ की रिकमेंडेशन है। पहली बात तो तुमको ये बता दूं कि COP 28 में, COP 28 के दौरान हर कंट्री ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया इस रिपोर्ट को। ऐसा नहीं है किसी कंट्री ने मना किया इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से, तो हर कंट्री ने एक्सेप्ट किया। पहली बात तो इस रिपोर्ट को। ठीक है, दूसरी बात, इसके क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं इस रिपोर्ट ने? इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमें इक्विटेबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन करना है। इक्विटेबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि हम, ये ज़रूरी है कि हमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रोकना है, उनको कंट्रोल करना है, पर उन चेंजेस को रोकते समय ऐसा ना हो कि हम जो हमारे जो पुअर क्लास के लोग हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं वो पीछे छूट जाएं, है ना। हमको क्या करना है? हमको इकोनॉमिक ट्रांजिशन के साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। जो हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारा ट्रांजिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजिशन होना चाहिए, वो इक्विटेबल और इंक्लूसिव होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई पीछे ना छूटे, सब कंट्रीज़ एक साथ आगे बढ़ें। इतना कुछ ही कंट्री आगे भागती चली जाएँ, बाकी सब कंट्री पीछे रह जाएँ। इस कंट्री ने बताया कि अगर हमको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टारगेट को अचीव करना है तो हमको 43% ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करनी पड़ेंगी 2030 तक। देखो, तुम्हें एक बात ये पता होगी कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2050 तक हमको नेट जीरो करना है। क्या करना है? नेट जीरो एमिशंस ऑफ कार्बन, ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बेसिकली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली। तो नेट जीरो का मतलब ये है कि CO2 जितनी हम रिलीज़ कर रहे हैं उतनी ही CO2 क्या होनी चाहिए? एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ये आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। CO2 रिलीज्ड माइनस CO2 एब्जॉर्ब, ये 0 आना चाहिए। इसको हम बोलेंगे नेट जीरो, नेट टारगेट्स 0। तो जो हमको नेट एमिशन करना है वो 0 करना है ना। तो कब तक करना है? 2050 तक। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि अगर आपको वो 2050 तक अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 43% ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो अभी तुम एमिट कर रहे हो उसका 43%। 2035 तक 60% रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके तुम 2050 तक अपने CO2 एमिशंस के टारगेट को अचीव कर पाओगे। ठीक है,
तो अगर तुम्हें ये करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट ने ये भी बताया कि तुमको अब ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको अपने रिन्यूएबल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तुमको डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखो सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो हमारा डिफॉरेस्टेशन रुकेगा और प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन, हमको डिफॉरेस्टेशन क्या करना पड़ेगा, हॉल्ट करना पड़ेगा। एडवर्स लॉस एंड डैमेज, जो मेरे एड्रेस लॉस एंड डैमेज जो मेरे लॉस हो रहे हैं। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से तुम्हें पता होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस जिनको झेलना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ डूबती जा रही हैं, समुद्र के नीचे डूबती जा रही हैं पानी की वजह से, क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है। बहुत कंट्रीज़ में ड्रॉट आ रहा है, ठीक है। तुमने सुना होगा मेडागास्कर का नाम सुना होगा, मेडागास्कर, अगर तुम देखते हो यूट्यूब वगैरह यूज़ तो करते हो सब, तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, तो मेडागास्कर का तुम जाके देखो डॉक्यूमेंट्री, तुमको पता चलेगा कि वहाँ पर ड्रॉट पड़ रहा है, इतना बुरा हाल है कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो वो जो लॉसेस हो रहे हैं कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज की वजह से झेलने पड़ रहे हैं लॉसेस, उन लॉसेस को एड्रेस करना है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लाइमेट फाइनेंस को एनहेंस करना है, मतलब लोग हमें कंट्रीज़ को पैसा देना है जिसके थ्रू कंट्री क्या कर पाएँ, अपने टारगेट्स अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। अब रिसेंटली देखो एक क्वेश्चन के साथ एक दूसरी रिपोर्ट पढ़ते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली ब्रिज टाउन इनिशिएटिव बहुत न्यूज़ में रहा है, ये ब्रिज टाउन इनिशिएटिव किसके लिए न्यूज़ में रहा है, तो इसका आंसर है फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी, जो मतलब मेरा पैसा है, इंक्रीज द फाइनेंसिंग अवेलेबल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, उसके लिए न्यूज़ में है ब्रिज टाउन इनिशिएटिव। अब ये है क्या ब्रिज टाउन इनिशिएटिव, ये ब्रिज टाउन इनिशिएटिव है मेरा प्रपोजल है जिसको किसने स्टार्ट किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल, ब्रिज टाउन इनिशिएटिव। और इसको किसने स्पेयर हेड किया, बारबाडोस ने, ये इंपॉर्टेंट है, हेडेड बाय बारबाडोस। ये जो इनिशिएटिव है ब्रिज टाउन इनिशिएटिव किस लिए है, पहली बात तो ये मेरा ब्रिज टाउन इनिशिएटिव किसने इनिशिएट किया है, तो बारबाडोस ने इनिशिएट किया है, और सब डेवलपिंग कंट्रीज़ इसका पार्ट है, ठीक है। किस लिए इनिशिएट किया है, इसका जो एम है वो रिफॉर्म करना है वर्ल्ड मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनमें रिफॉर्म चाहिए। देखो सबको पता है हमें आज रिफॉर्म चाहिए वर्ल्ड बैंक में, IMF में, हर कंट्री चाहती है कि रिफॉर्म होनी चाहिए। तो उस रिफॉर्म के लिए ये बारबाडोस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ वर्ल्ड मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म करने के लिए, और ताकि एड्रेसेस जो हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर पाएँ अच्छे तरीके से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसलिए हमारा बारबाडोस ने इसको इनिशिएट किया, किसको, ब्रिज टाउन इनिशिएटिव को। रट लो भाई, अभी रटते चलो मेरे साथ, बस जो बोलता जा रहा हूँ आंखें बंद करो सुनते जाओ। ब्रिज टाउन इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया, बारबाडोस ने स्टार्ट किया है। किस लिए स्टार्ट किया है, रिफॉर्म करने के लिए। क्या रिफॉर्म करने के लिए, जो मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, उनको रिफॉर्म करने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट कब रिलीज़ हुई, COP 28 के दौरान रिलीज़ हुई। किस लिए आई है ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, जो COP 21 हुआ था हमारा 2015 में, उस पेरिस एग्रीमेंट में जितनी कंट्रीज़ पार्ट है उन कंट्रीज़ ने अपने टारगेट्स को कितना अचीव किया है उसको रिव्यू करने के लिए हमारा ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई। वो क्या करेगी, हमको एवेलुएट करके बताएगी। तो ये किसका पार्ट है सब कुछ, ये COP किसका है, हिस्सा है जो हम पढ़ रहे हैं, COP 28, COP 21। तो ये सब मेरा UNFCCC का पार्ट है। किसका पार्ट है, UNFCCC। तो बताया UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। सबको पता है ये वाली बात कि UNFCCC कब बना था, नहीं पता तो देखो ध्यान से सुनो कि मेरी जो है 1992 में, 1992 में एक UN की, यूनाइटेड नेशंस की एक असेंबली हुई थी, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, सारे यूनाइटेड नेशंस आए थे, मिले थे। कहाँ मिले थे, ये साउथ अफ्रीका में मिले थे, सॉरी ब्राज़ील में मिले थे। कहाँ मिले थे, ये रियो दे जनेरियो में मिले थे, रियो दे जनेरियो में मिले थे। और इन्होंने मिलके क्या किया था, इन्होंने मिलके एक समिट जिसको बोला जाता है, सॉरी मतलब 1992 में मेरे यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज सारी मिली, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी। उस कॉन्फ्रेंस का हमने नाम दिया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उस कॉन्फ्रेंस का हमने नाम दिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस को हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही, अर्थ का ही हिस्सा एनवायरनमेंट, अगर इन्वायरमेंट है तो आज हम अर्थ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हमने नाम दिया अर्थ समिट। कहाँ हुई थी, रियो में हुई थी, इसीलिए इसको नाम देते हैं रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो देखो रियो समिट, अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, ये सब अगर जब भी तुम वर्ड सुनने को मिले तो समझ जाना जो यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज़ हैं उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो में, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट 1992 में हुई थी। उस दौरान कुछ हमने इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किए, जिसमें से एक था मेरा UNFCCC,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसमें से एक पार्ट था, ठीक है, जिसका अब ये कब ये लॉन्च तो देखो 1992 में हो गया था, पर ये फोर्स में कब आया, 1994 में ही फोर्स में आया, ठीक है। अब इसकी ये जो UNFCC है, इसका जो एक मेन हिस्सा है, क्या बोलते हैं, इसका जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब कैसे वर्क करता है UNFCC, वो करता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के थ्रू, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के थ्रू। तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो कंट्रीज़, जिस कंट्रीज़ ने UNFCC को ज्वाइन किया है, उस कंट्री के ग्रुप को, उन सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब ये सारी कंट्रीज़ हर साल मिलती हैं, ये सारी कंट्रीज़ हर साल मिलती हैं, ठीक है। तो जब पहली बार मिली तो COP1 बोला गया, दूसरी बार मिली तो COP2 बोला गया, जब 28वीं बार मिली तो COP28 बोला गया। अभी रिसेंटली UAE दुबई में मिली है। तो इन कंट्रीज़ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो पेरिस एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हुई थी, कब हुई थी, COP21 के दौरान हुई थी, और 197 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। किसका पार्ट है, मेरे इस UNFCC का पार्ट है, ठीक है। जो मेरा UNFCC है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ लोकेटेड है, वो जिनेवा में लोकेटेड है, याद रखना। इसके बाद मतलब सेक्रेटेरिएट इनिशियली जिनेवा में लोकेटेड था, सॉरी, उसके बाद हमने उसे मूव कर दिया कहाँ पर, बॉन जर्मनी में 1996 में। तो जो UNFCC का सेक्रेटेरिएट बना था, वो पहले कहाँ बना था, हमारा जिनेवा में बना था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फिर उसको हमने वहाँ से जिनेवा से मूव कर दिया बॉन जर्मनी में। अच्छा देखो, अब इतनी देर से मैं रामकथा पढ़ रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस को 2050 तक क्या करना है हमको, नेट CO2 का जो एमिशन है वो क्या करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है, नेट CO2 एमिशन ज़ीरो करना है। तो CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो जो UNFCC है, ये किस लिए बनाया गया है ना, ये किस लिए बनाया गया होगा, इसका मेन एम था स्टेबलाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में। अब ग्रीन हाउस गैस से क्या हो रहा है भैया, ग्रीन हाउस गैस से हो रहा है हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज, और अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें क्लाइमेट चेंज को होने से रोकना है, हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो, इसका मेन मकसद ये था। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फूड प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके इसके सारे इनिशिएटिव्स थे। किसके इनिशिएटिव हैं, थे नहीं हैं, UNFCC के। तो इसीलिए काम करता है UNFCC, और हर साल जो पार्टीज़ मिलती हैं, COP जो होती है इसकी, वो इसीलिए इन्हीं बातों पर डिस्कशन करती हैं कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं इसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की दोबारा से बात करता हूँ UNFCC के। तो सबसे पहला इसका एक COP, जो इसकी इंपॉर्टेंट सुप्रीम बॉडी है, COP, मतलब ये देखो, जब सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, मतलब जो जो कंट्री मेंबर हैं वो COP कहलाती हैं। अब सारी कंट्री एक साथ मिलकर इसमें डिस्कशन करती हैं, डिस्कशन करके वोटिंग करने के बाद एक उस पर पहुँचती हैं, निर्णय पर पहुँचती हैं। तो सुप्रीम बॉडी कौन होगी, यही होगी, COP जो है इसकी सुप्रीम बॉडी है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ये सारे डिसीजंस ये हर साल मिलके लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो किससे रिलेटेड होते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होते हैं। इसके साथ साथ इसका जो है एक ब्यूरो भी होता है, ठीक है। ब्यूरो क्या होता है, जो ब्यूरो होता है इसका क्या बोलते हैं UNFCC का, इस ब्यूरो को इलेक्ट करते हैं COP के मेंबर हर साल, ठीक है। ब्यूरो इलेक्टेड बाय द COP गाइड्स द वर्क ऑफ द COP एंड सब्सिडरी बॉडीज़ एंड सर्व्स बिटवीन द सेशन टू इंश्योर कंटिन्यूटी। जो मेरा ब्यूरो है, COP का जो ब्यूरो होता है, वो क्या करता है, वो गाइड करता है, ठीक है, COP के वर्क को, मतलब जो किस मैटर पे डिस्कशन होना है इस साल या अगली साल, किस मैटर पे डिस्कशन होगा, वो सारे काम को कौन गाइड करता है, ब्यूरो गाइड करता है। और जो सब्सिडरी बॉडीज़ हैं, जो एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच साल भर जो वर्क करती रहती हैं सब्सिडरीज बॉडी, उनके वर्क को भी गाइड करता है मेरा ब्यूरो। तो देखो, पहले जैसे COP 27 हुई, COP 27 हमारी, और उसके बाद हुई COP 28। तो COP 27 और COP 28 के बीच में भी तो वर्क हो रहा है लगातार साल भर। तो वो जो वर्क हो रहा है उसको कौन गाइड कर रहा है, उसको ब्यूरो गाइड कर रहा है, ठीक है। कौन गाइड करता है, ब्यूरो गाइड करता है। इसके बाद कुछ सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं इसकी, मतलब जो हमारा COP है उसकी सब्सिडरी बॉडी है। कौन है सब्सिडरी बॉडी, इसकी दो परमानेंट सब्सिडरी बॉडी हैं। एक तो है सब्सिडरी बॉडी फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, सब्सिडरी बॉडी फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस SBST, और दूसरी है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो दो सब्सिडरी बॉडी हैं, एक सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। देखो इसका नाम ही अपने आप काफ़ी है, साल भर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए हमारी पहली बॉडी बनी है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। दूसरी उन सब एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अरे भाई जो डिस्कशन हुआ है साल भर, मतलब जो मेरी मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हुआ है, 4-5 दिन जो डिस्कशन चला है, जो हमने निर्णय लिया है, जिस निर्णय को पूरी साल भर लागू करना है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा,
तो सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन उसके इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करती है। ठीक है, तो 2 सब्सिडरी बॉडी हैं, याद हो गया। तो हमारे समझ में आ गया इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूएनएफसीसी के अंडर, वो एक सीओपी है, दूसरा वो ब्यूरो है, और तीसरा क्या है, सब्सिडरी बॉडीज़। जो इसका सेक्रेटेरिएट है, नेक्स्ट है इसका सेक्रेटेरिएट, चौथा क्या है, सेक्रेटेरिएट को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं। जो मेरा यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट है, इसको हम क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं। ये सीओपी को सर्विस प्रोवाइड करता है, एसबीज और ब्यूरो एंड अदर बॉडीज इस्टेब्लिश्ड बाय द सीओपीज। ये मतलब जो सेक्रेटेरिएट है मेरा, सर्विस प्रोवाइड करता है सीओपी को, सब्सिडरी बॉडीज़ को, ब्यूरो को। ठीक है, इन सबको जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है। तो हमारी समझ में आ गया एक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, हमने वो समझ लिया पूरा। उसके साथ हमने यूएनएफसीसी समझ लिया, उसके साथ हमने एक ब्रिज टाउन इनिशिएटिव हमारा बीच में आया वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट रिपोर्ट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है मेरी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। ये 2023 में आई थी। ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट देखो अक्टूबर में आई है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट इसने किसने रिलीज़ किया है, इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNUEHS ने इसको रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट ने इंडिया को वार्न किया है कि इंडिया जो है अपनी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के टिपिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला है। इंडिया जो है अपने ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के टिपिंग पॉइंट पे पहुंचता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब टिपिंग पॉइंट वो है जैसे हम जो है ग्राउंड वाटर अपना डिप्लीट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद हम अपने जो ग्राउंड वाटर जो हमने डिप्लीट कर दिया है उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, अभी हम उस स्टेज पर हैं, अभी हम जो अपना ग्राउंड वाटर वेस्ट कर रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, वापस अपने ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। एक्यूफायर्स को, हमारे जो एक्यूफर्स हैं उनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा एक समय के बाद जिस पॉइंट पर हम अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमने डिप्लीशन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस नहीं लौट पाएंगे अपने रिसाइकलिंग स्टेज पर। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसने इंडिया को वार्न किया है कि भाई इंडिया थोड़ी सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम ग्राउंड वाटर के टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने ये कहा है कि 78% वेल्स जो है हमारे पंजाब में वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। 78% वेल क्या हो गए, ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब भाई पूरे तरीके से हमने उनका पानी एग्जॉस्ट कर दिया है। मतलब जितना ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब ये हो गया, जितना उनमें वाटर रिचार्ज होता है साल भर में, हम उससे ज़्यादा उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। तो 78% जो वेल्स हैं पंजाब में वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड। और हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मतलब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, 2025 तक यहाँ एक समय ऐसा आएगा 2025 तक पहुँचते पहुँचते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर बचेगा, मतलब ग्राउंड वाटर बहुत कम बचेगा। हम एक्सपीरियंस करेंगे इस रीजन के लोग क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो मेरी रिपोर्ट है ये हर साल रिलीज़ होती है, और ये सबसे पहली बार 2021 में रिलीज़ हुई थी। ये रिपोर्ट हर साल रिलीज़ होती है और सबसे पहली बार 2021 में रिलीज़ हुई थी। और इस रिपोर्ट ने बहुत सारे मतलब हमारे जो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ समझाया है कि कैसे हम जो है इंसान ही रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे रिसोर्सेज को बर्बाद करने के लिए। इस रिपोर्ट ने कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ समझाया है, एग्जांपल्स जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ये बताया है कि ये डिज़ास्टर्स जो हैं वो इंसानों की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है ना, इंसानों के एक्शंस की वजह से ही हो रहे हैं, और कैसे इंसान इनसे इंटर रिलेटेड हैं डिज़ास्टर्स से। इस रिपोर्ट ने एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट ने ही हमारा इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ रिस्क टिपिंग पॉइंट्स। ये कंसेप्ट जो हमारा रिस्क टिपिंग पॉइंट्स, ये किस रिपोर्ट ने रिलीज़ किया, हमारी इसी रिपोर्ट ने रिलीज़ किया। रिपोर्ट का नाम क्या है हमारा, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। देखो रटते चलो, अभी ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि बाद में इसे दोबारा से बैठ के रटूंगा। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट ने ही पहली बार हमारे को रिस्क टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, रिस्क टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बताया। अब ये रिस्क टिपिंग पॉइंट्स होते क्या हैं, ज़रा इनको समझते हैं। इनको हम इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये मेरे क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स हैं हमारे अर्थ सिस्टम के, जिसके बियॉन्ड विच एब्रप्ट एंड ऑफन इरिवर्सिबल चेंजेस अगर, मैंने बताया ना, जैसे कि सपोज़ करो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा वाटर अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वाटर को निकालता जा रहा हूँ,
वाटर रिचार्ज भी हो रहा है पर मैं निकाल भी रहा हूँ, रिचार्ज हो रहा है निकाल भी रहा हूँ, पर मैं निकाल बहुत ज़्यादा रहा हूँ पानी, निकाल बहुत ज़्यादा रहा हूँ पानी। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से मेरा बिल्कुल वाटर ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में से बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा। और उस पॉइंट पे पहुँचने से पहले, उस पॉइंट पर पहुँचने से पहले, जब जैसे मतलब उस पॉइंट पे हम पहुँचने वाले होंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टिपिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, टिपिंग पॉइंट। मतलब हमने इतना ज़्यादा डिप्लीट कर दिया एनवायरनमेंट को, उन रिसोर्स को इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया कि अब उस रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कर दिया हमने, अब वापस लौटा ही नहीं सकते उस रिसोर्स को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है टिपिंग पॉइंट? तो जैसे अब टिपिंग पॉइंट्स इसने क्या क्या बताया, इसने बताया कि 6 एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स हैं जो हम डिप्लीट करते जा रहे हैं और उनके हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हैं। एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हमने उनका इतना ज़्यादा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, वो वापस लौट ही नहीं पाएंगे। दूसरा, स्पीसीज़ एक्सटेंशन, ठीक है, जो मेरी स्पीसीज़ हैं उनका एक्सटेंशन इतना तेज़ एक्सेलरेट कर रहा है भाई। तुम देखो तुम्हारे आसपास हज़ारों ऐसे स्पीसीज़ होंगे जो ख़त्म होते जा रहे हैं। तुम देखो तुम्हारे चारों तरफ क्रो पहले दिखते थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, स्क्वायरल बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं जो एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं। स्पीसीज़ का जो एक्सटिंक्शन है वो इतनी तेज़ एक्सेलरेट कर रहा है कि वो एक दिन उस स्टेज पे चल रहा है, वो अपने टिपिंग पॉइंट पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा और हम एक्सटेंड और तेज़ी से हमने कर दिया तो स्पीसीज़, हज़ारों स्पीसीज़ हैं जो कुछ ही सालों में एकदम ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो आज हज़ारों ऐसी स्पीसीज़ हैं जो अपने टिपिंग पॉइंट पे चल रही हैं, और हम उन्हें ऐसे ही अगर एक्सटेंड मतलब डिस्ट्रॉय करते रहे, मतलब ख़त्म करते रहे, तो बिल्कुल इन्वायरमेंट में से एक्सटेंड कर जाएंगी। माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, देखो तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमारे माउंटेन ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। उसको उसने बताया कि और एक तो माउंटेन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, दूसरा हम इंसान माउंटेन्स को ही बर्बाद करते जा रहे हैं, रोड बनाना, हज़ारों काम करना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है। जैसे आज देखो तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये मेल्टिंग का तो छोड़ो, हमारे जो अरावलीज़ हैं, अरावलीज़, हमारे अरावलीज़ 500 मिलियन ईयर ओल्ड्स हैं, 500 मिलियन ईयर ओल्ड हैं। अब 500 मिलियन साल में तो आज तक ख़त्म नहीं हुए, वो आज तक बिल्कुल मतलब ख़त्म नहीं हुए, पर हम इंसानों ने उनको पिछले 50 60 70 साल में बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया है। उनको मतलब पूरा काट के ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल, अरावलीज़ को बहुत ही कम छोड़ा अरावलीज़ को। तो ये एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से अलग है थोड़ा सा ये, पर इन्होंने क्या क्या कवर किया है। इन्होंने बोला स्पेस डेब्रिस। अब देखो तुम सर्च करके देखो गूगल फोटोज़ पर, स्पेस में इतनी ज़्यादा डेब्रिस भरी हुई है स्पेस पर कि अगर तुम उस डेब्रिस को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, वो अपने टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, वो तुम उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो और बढ़ता जा रही है डेब्रिस। अनबीरेबल हीट, देखो पिछली साल तुमने देखा होगा महाराष्ट्र में एक स्टेडियम में कितने ज़्यादा लोग उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हीट इफेक्ट की वजह से कितने सारे लोग मर गए, ख़त्म हो गए थे, सॉरी एक्सपायर हो गए थे कितने सारे लोग महाराष्ट्र में। तुम हर साल देखते हो कितने सारे लोग हीट की वजह से, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होने लग गया है इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में कि बहुत ज़्यादा क्या होने लगी हैं, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा है। हमारी जो क्रॉप्स हैं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हीट की वजह से ग्रो ही नहीं कर पाती। तो अनबीरेबल हीट, अनइंश्योरेबल फ्यूचर, पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होना है, कौन सी डिसीज़ आ जाए, जैसे कोरोना वायरस आया, कौन सी डिसीज़ आ जाए। तो ये सब टिपिंग पॉइंट्स बताए इन्होंने, ठीक है। अब कुछ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर वो ट्रिगर हुए, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स वो होते हैं कि मतलब क्लाइमेट के वो एक हिस्से, क्लाइमेट के हिस्से अगर वो अपने जिस स्टेज पे चल रहे हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी उनको हमने बढ़ा दिया, थोड़ा सा और उसमें हमने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी उसकी, तो क्या हो जाएगा कि वो खुद ही क्या करने लग जाएंगे, वार्मिंग करने लग जाएंगे अपने आप से। मतलब अगर सपोज़ करो मैंने क्या कर दिया, हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ना, अगर मैंने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और बढ़ा दिया, क्या कर दिया, और बढ़ा दिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी आइस मेल्ट कर रही है भैया, आइस मेल्ट कर रही है। आइस मेल्ट करने से क्या नुकसान है भाई, जो हमारा सी लेवल है वो तो बढ़ रहा है, वो तो छोड़ो, आइस मेल्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मेरा ट्रैप है आइस के नीचे, वो बाहर निकल के आ रही है CO2। अब CO2 बाहर निकल रही है तो उससे क्या हो रहा है, उससे और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, उससे और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज आ रही है एनवायरनमेंट में, और क्लाइमेट मतलब मेरा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। तो मतलब अब ग्रीन हाउस गैसेज किस में आ जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेज मेरी क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स में आ जाएंगी कि अगर मैंने और ग्रीन हाउस गैस को रिलीज़ किया, ठीक है, तो वो उस स्टेज पे पहुँच गई कि अपने आप वो क्या कर देंगी, वार्मिंग को इंक्रीज़ कर देंगी, और ज़्यादा वार्मिंग होने लग जाएगी उनकी वजह से, ठीक है। जो मेरा जो मेरा IPCC है, तुमने सुना होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UPSC ने भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन।
इसकी 6th रिपोर्ट में इसने बताया, जो कि 2021 में इसने डिफाइन करी थी, कि टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं। इसने बताया वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड हैं, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच अ सिस्टम रिकॉग्नाइज ऑफन एब्रप्टली और इरिवर्सिबली। मतलब अगर उस पॉइंट पे अगर तुम पहुंच गए, उसके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उसके अगर तुम थोड़ा सा और हमने एमिशन किया, तो हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि हम चेंज को रिवर्स ही नहीं कर सकते। समझ में? आईपीसीसी ने इसको डिफाइन किया इस तरीके से। अब ये जो रिपोर्ट दी है हमारी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, है ना, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को किसने दिया था? हमने देखा था यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने इस रिपोर्ट को दिया। ये जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, और आम है हमारे किसका? यूनाइटेड नेशन का। ये यूनिवर्सिटी फॉर्मली इनॉग्रेट हुई थी 1975 में एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल। देखो जो हमारी यूनिवर्सिटी होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? ज़्यादातर क्या, सारी यूनिवर्सिटी हमारी एक कंट्री के अंदर ही होती है। जैसे इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। वैसे ही हर कंट्री की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, पर इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो 1975 में पहली बार मेरी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी बनी। कहाँ? इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमारा जापान में, टोक्यो में। इसका मिशन जो था, इसका जो एम है वो ये है कि टू हेल्प रिजॉल्व ग्लोबल इशूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर थ्रू द कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एजुकेशन। मतलब हमें किस तरीके से इंसानों की मदद करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें रिसर्च करनी है, ताकि हम लोगों का वेलफेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। 2010 के बाद मेरी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी को ऑथराइज़ कर दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दे सकती है और मास्टर और डॉक्टरल प्रोग्राम भी चला सकती है। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल यूएनजीए ने, हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर दिया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड कर सकती है, मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम भी चला सकती है। ये 3 थीम पे काम करती है बेसिकली यूनिवर्सिटी। पीस एंड गवर्नेंस, कैसे हम पीस मेंटेन रखें, गवर्नेंस को कैसे सपोर्ट करें, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन, डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे इंक्लूजन रखें, और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एनर्जी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करें और क्लाइमेट को भी बचा के रखें, ठीक है। तो हमने समझ लिया इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी थी? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी। नेक्स्ट रिपोर्ट है मेरी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023। अभी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये रिलीज़ करी थी मेरी ग्लोबल असेसमेंट। ये जो मेरा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये रिलीज़ करता है ग्लोबल असेसमेंट डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये किसने रिलीज़ करी है? मेरी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका नाम भी देखो बहुत सिंपल है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट का जो थीम था वो थीम क्या है? मैपिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो बस हमें देखो यहाँ से तो मेरे को नहीं लगता कुछ खास चीज़ पूछी जाएंगी। पहली बात तो याद रखना है कि जो मेरी जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किसने रिलीज़ करी है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, UNDRR ने, ठीक है। इसकी की हाईलाइट्स क्या हैं? द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर्स हैज़ इंक्रीज 5-fold ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। जो मेरे डिजास्टर्स हैं वो पिछले 50 सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गए हैं, ठीक है। जो मेरे डिजास्टर्स हैं, जो रिकॉर्डेड डिजास्टर्स हैं वो पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। 80% इंक्रीज़ इन द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, मतलब क्रॉप फेलियर का रिस्क जो 80% हो गया है। तुम देखते जा रहे हो, देखो ये सारी चीज़ें ना इस रिपोर्ट ने तो बताई, तुम्हारे आसपास ही तुमको देखने को मिल रही हैं। मार्च के महीने में बरसात किसका कारण है? क्या क्रिएट करेगी? क्रॉप फेलियर क्रिएट करेगी। मार्च में अगर बारिश आ रही तो वीट क्रॉप बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरी गेहूँ पूरी तरीके से गिर जाएंगे और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट ने भी उसी बात को बताया कि 80% जो मेरी रिस्क है क्रॉप फेलियर की वो बढ़ गई है। मेरी क्रॉप फेलियर अगर रिस्क बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि मेरे क्रॉप कम ग्रो होगी तो क्या होगा? क्रॉप के रेट बढ़ेंगे, क्रॉप के दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़ने की वजह से क्या होगा? हंगर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर? जो कंट्रीज़ बेचारी पहले से ही बहुत बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत झेल रही हैं। कौन सी? सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अभी मैंने एक बारिश का एग्जाम्पल दिया, अनइवन बारिश जो हो रही है, अनइवन बरसात ना होना, ये भी दोनों बहुत बड़े कारण हैं। देखो तुमको इस साल एक छोटी सी बात बताते हुए चलता हूँ। जो बरसात होती है हमारी दिसंबर के महीने में, दिसंबर जैन में, तुमने देखा होगा इस साल
हमारे जो वहाँ का क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर का गुलमार्ग है, गुलमार्ग में तुमने देखा होगा बर्फ़ नहीं पड़ी इस साल। क्यों नहीं बर्फ़ पड़ी भाई, क्या कारण है बर्फ़ क्यों नहीं पड़ी वहाँ पर? बर्फ़ ना पड़ने का कारण है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आए इस साल भाई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, बरसात होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की 100% बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे तो बारिश ही नहीं होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई हमारा जो जो मेरी वेस्टर्लीज हैं वो उनका पैटर्न शिफ्ट होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का ही कारण है, पैटर्न शिफ्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्लीज नहीं आ रही। और वो जो वेस्टर्लीज दिसंबर जनवरी के महीने में आनी चाहिए, वो वेस्टर्लीज आ रही हैं जनवरी एंड और फरवरी मिड के महीने में, जिसकी वजह से जो बरसात हो रही है वो कब हो रही है, वो फरवरी में आके बरसात हो रही है। फरवरी में आके टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लग जाता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ रही, क्या पड़ रही है, सीधे बारिश हो रही है। बारिश की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स बनेंगी नहीं, क्योंकि रेन की फॉर्म में बरसात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा, हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच चुके हैं वर्ल्ड वाइड कि इसके परिणाम हमको बहुत खतरनाक देखने को मिलेंगे कुछ सालों बाद, देखना। ठीक है। इन्होंने बताया कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रेजिलियंस इंक्लूड द इंडियाज़ हीट एक्शन प्लान। इन्होंने बताया कि इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है, जो इंडिया ने लॉन्च किया अपनी सिटीज़ के लिए, वो एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया ने जो अपना एक हीट एक्शन प्लान, देखो इसे मेंस के लिए रट लो, कि इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है उसकी तारीफ़ किसने करी, इस रिपोर्ट ने भी तारीफ़ करी है कि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए। इसने साहिल रीजन में जो ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है उसकी भी तारीफ़ करी है कि वो किस तरीके से हम उससे डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। तुम्हें पता है ना साहिल रीजन, तुम्हें ये पता होगा कि अफ्रीका है, अफ्रीका में ये वाला रीजन जो है साहिल रीजन है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या, ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पेंट कर रहे हैं दीवार को हरी, वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पेड़। ठीक है। तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो यहाँ पर डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए वो भी इस रिपोर्ट ने तारीफ़ करी है उसकी। ठीक है। अब जिसने रिपोर्ट रिलीज़ करी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, ये बना था हमारा दिसंबर 99 में। इसका जो मेन एम है वो इंश्योर करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन, ये कोई रिजोल्यूशन होगा, काम करनी है, आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, बस इतना याद रखना। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। ये मेरा जो UNDRR है, ये पार्ट है UN सेक्रेटेरिएट का, और ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अभी देखो आगे पढ़ेंगे हम। ये मतलब इसका जो मेन है, ये सपोर्ट क्या करता है, ये मेरे जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। अब जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, जापान में आए थे, इनको थोड़ा समझ लेंगे अभी आगे चल के हम कि सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या। सॉरी, तो दोबारा से बताता हूँ। जो UNDRR है वो मेरा पार्ट है UN सेक्रेटेरिएट का, ठीक है, और ये मदद करता है इम्प्लीमेंट करने में और रिव्यू करने में सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होने उसको रिव्यू करने में मदद करता है। और सेंडाई फ्रेमवर्क किस लिए आए थे, डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आए थे सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है। और इस सेंडाई फ्रेमवर्क कब आए थे, जब मेरी UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2015 में UN की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इस बात को रटो भाई, दोबारा से देखो, फिर से समझाता हूँ। मेरी यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए 2015 में, कहाँ, सेंडाई जापान में। ठीक है। उस दौरान हमारे सेंडाई फ्रेमवर्क दिए गए कुछ, उन सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए, रिव्यू और इम्प्लीमेंट कौन करता है, UNDRR करता है, UNDRR करता है। इसके साथ साथ UNDRR मेरा इंटरनेशनल एफर्ट्स को भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ले रहे हैं। डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए जो हम इंटरनेशनल एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे इंडिया का जो अभी हमने एफर्ट पढ़ा, इंडिया का क्या एफर्ट है, इंडिया का एफर्ट है कि इंडिया का हीट एक्शन प्लान। हमारे अफ्रीका का क्या एफर्ट है, साहिल ग्रेट ग्रीन वॉल। तो इनको क्या करता है, ये इनको कोऑर्डिनेट करता है और इनकी इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। ठीक है। इसके साथ साथ इट्स कोर एरिया ऑफ वर्क इंक्लूड इंश्योरिंग DRR इज़ अप्लाइड टू क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। इसका जो वही सब बात हमारी एक समझ में आ गई कि UNDRR का मेन एम क्या होगा। मेन एम इसका यही होगा, किस तरीके से डिजास्टर रिस्क जो है उसको रिड्यूस करें, डिजास्टर की रिस्क को हम क्या करें, रिड्यूस करें। ये जो है हर 2 साल बाद मिलते हैं और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बात करते हैं। ठीक है। अब चलो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो हमारे 7 ग्लोबल टारगेट्स पे काम करता है, जो कि अचीव करने हैं 2015 से 2030 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क जो आया,
अभी हमने समझा कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 में जापान में, उसके दौरान मेरा सेंडाई फ्रेमवर्क आया। सेंडाई फ्रेमवर्क का जो मेन एम है वो ये है कि 2015 से लेकर 2030 तक कुछ टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं। क्या करना है? रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है? ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, जो डिजास्टर्स की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनको रिड्यूस करना है। दूसरा क्या रिड्यूस करना है? जो डिजास्टर से लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनके अफेक्ट को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है जीडीपी में उसको रिड्यूस करना है। डैमेज जो हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको रिड्यूस करना है। ये 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। ये रिड्यूस करने के थे, पर रिड्यूस करने के साथ साथ कुछ अचीव भी करना है, इंक्रीज़ भी करना है। तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ विद नेशनल एंड लोकल DRR स्ट्रेटजीज़ बाय 2020 तक, जो कंट्रीज़ हैं जो DRR स्ट्रेटजीज़ अपना रही हैं उनको इंक्रीज़ करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ DRR के लिए स्ट्रेटजीज़ अपनाएं, मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बढ़ाएं, ठीक है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, कॉर्पोरेशन बढ़ाएं ताकि डिजास्टर का रिस्क कम हो। और एबिलिटी एंड सक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इस्टेब्लिश करें ताकि कंट्रीज़ को जो है पहले से ही वार्निंग मिल जाए जो कि डिज़ास्टर आने वाला है। समझ में आया? ये रिपोर्ट समझ में आ गई पूरी कहानी? तो हमने कहाँ शुरू करी थी वाली रिपोर्ट? हमारी रिपोर्ट आई थी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। किसने दी थी ये दी थी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने दिया था इस रिपोर्ट को, है ना। इस रिपोर्ट में कुछ की हाईलाइट्स हमने पढ़ ली है कि सब सहारन कंट्रीज जो हैं हंगर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो सकता है। इस रिपोर्ट ने तारीफ़ करी थी इंडिया के हीट एक्शन प्लान की और साहिल रीजन की ग्रेट ग्रीन वॉल की इसने तारीफ़ करी। अभी हमने पढ़ा कि UNDRR क्या है। UNDRR बना था 1999 में, और इसका मेन एम क्या है? इंप्लीमेंट करना इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ फॉर डिजास्टर रिडक्शन के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ ये UNDRR क्या करता है? जो हमारी 3rd कॉन्फ्रेंस हुई थी किसकी? UN की ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई में जापान में 2015 में, उसके जो फ्रेमवर्क्स लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। अब जो हमने समझा कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या क्या हैं, तो क्या रिड्यूस करना है क्या इंक्रीज़ करना है हमने समझ लिया। पूरी रिपोर्ट समझ में आ गई। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसने दी है और इस रिपोर्ट ने क्या बताया उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो दी हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। रट लो इसको। देखो अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट देता है ये। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी से रिलेटेड देता है ना। तो देखो जिस भी रिपोर्ट में तुमको वर्ल्ड एनर्जी वर्ड दिखे तो मैक्सिमम केस ये होगा कि उस रिपोर्ट को कौन दे रहा होगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दे रही होगी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस रिपोर्ट को देती है। इसने ये प्रिडिक्ट किया है कि 18% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी इंडिया में वो कहाँ से होगी? सोलर सोर्सेज से होगी 2030 तक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेटा मेंस में लिखने के लिए कि 18% एनर्जी जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, 18% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी इंडिया में वो कहाँ से जनरेट होगी? सोलर एनर्जी से जनरेट होगी 2030 तक, जो कि आज 6% जनरेट हो रही है। इस रिपोर्ट ने बताया कि 2030 तक इसने बताया कि रिन्यूअल्स विल बी प्रोवाइडेड 50% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 50% एनर्जी हम यूज़ करेंगे। हम नहीं, मतलब पूरी वर्ल्ड के लेवल बोला इसने कि वर्ल्ड में 50% एनर्जी यूज़ होगी, जो एनर्जी यूज़ करी जाएगी वो कहाँ से मिलेगी? हमको रिन्यूएबल से मिलेगी, ठीक है। और हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे? सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक कार्स एंड हीट पम्प्स। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि इंडिया के अंदर 30% CO2 का जो है एमिशन कम होगा। इंडिया में 30% CO2 का एमिशन कम हो जाएगा, क्योंकि हम जो कार यूज़ करेंगे वो 25% कम CO2 एमिट करेंगी। इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 30% CO2 का एमिशन रिड्यूस कर देंगी, ठीक है। और इंडियन जो कार हैं, इंडिया की जो कार हैं, कार्स मतलब पैसेंजर कार, वो 25% CO2 कम एमिट करेंगी 2030 तक, जो आज एमिट कर रही हैं। तो दो डेटा और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। 30% इंडस्ट्री के द्वारा जो एमिशन हो रहा है वो कम हो जाएगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक, और 25% एमिशन जो हमारी व्हीकल्स कर रहे हैं, कार कर रही है बेसिकली, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि जैसे जैसे हमारे हाउस होल्ड एयर कंडीशनर बढ़ते जा रहे हैं, हम जो AC देखो आज लगभग बहुत घरों में AC लगती जा रही है, हर घर में लगभग AC पहुंच रही है। तो ये इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया जो है, इंडिया में 2050 तक बहुत सारी 9 गुना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। जो आज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसकी 9 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी केवल AC को चलाने के लिए। और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी
इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी जितना पूरा अफ्रीका आज यूज़ कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आज अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट यूज़ कर रहा है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया के 2050 तक एसी यूज़ करेंगे, एयर कंडीशनर्स। ठीक है, इस रिपोर्ट ने बताया। समझ में आया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट चलते हैं, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 किसने दी और क्यों दी, क्या कारण था इसका। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 ये भी हर साल दी जाती है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, आयरेना के द्वारा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस इसके द्वारा। ये फोकस करती है ऑन सपोर्टिंग स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बनाने टू डिराइव फास्टर रिडक्शन इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मेन काम वही है, हर रिपोर्ट एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है कि कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिडक्शन करना है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में रिडक्शन करना है। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट का मेन एम ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिडक्शन करना है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। द सेकंड एनुअल रिपोर्ट एसेसेस, ये जो सेकंड एनुअल रिपोर्ट जो आई इसकी वो एसेस करती है मेड सिंस 2022 इन प्रायोरिटी एरियाज फॉर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन एंड सेट आउट अ सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन दी कंट्रीज़ के लिए कि वो एक साथ काम करें हर सेक्टर में और रिड्यूस करें एमिशंस ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब सिंपल सी, कुछ नया बात नहीं बोला, इस रिपोर्ट ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री एक साथ आके मिलें और एक साथ मिलकर क्या करें, जो वर्स्ट हमें को इफेक्ट देखने को मिल रहा है उनको रिड्यूस, मतलब उन इफेक्ट्स को कम करने के लिए काम करें। कुछ नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं पूछेगी। बस यहाँ से मेन काम क्या है, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 कौन रिलीज़ करता है, आईईए, आयरेना और यूएन नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस। ठीक है, इस रिपोर्ट को हर साल रिलीज़ कराया जाता है। इसका मेन मकसद क्या है, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए बात बताती है रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट ने बोला है कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार जो हैं वो 18% हो जाएंगी टोटल कार सेल के 2023 तक, बस इतना याद रखो। और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमारे फॉसल फ्यूल के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं फॉसल फ्यूल में आज, उससे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे 2023 में ही। मतलब अब हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा हम पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, पर इसने बताया कि कुछ फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, उनमें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ना अभी कर पाएंगे जल्दी, जिसमें से हमारा आता है स्टील, हाइड्रोजन, ठीक है, एग्रीकल्चर। ये ट्रांजिशन करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज ये रिलीज़ कर रहे हैं सेक्टर्स। अब देखो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट देती है जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, तो इस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो पहली बात, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मेरी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी पूछता है ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है क्या, ना भाई, ये ऑटोनॉमस है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी ना के अंडर वंडर ना आती यूएन के। ये क्या है, ये यूनाइटेड, ये मेरी ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1974 में बनी थी, 1974 में। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है पॉलिसी रिकमेंडेशन, एनालाइज करती है डेटा ऑन एंटायर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो एक बात, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 31 मेंबर हैं। ये ना बोल देना उसने अगर 197 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, 108 मेंबर हैं, ना 31 हैं। अब 31 मेंबर कौन है अभी समझते हैं। और 13 इसमें एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं इसकी। 31 डायरेक्ट मेंबर कंट्रीज़ हैं और 13 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अभी मेंबर कंट्रीज़ 31 ही क्यों भैया, तो 31 इसलिए कि जो OECD की कंट्रीज़ हैं, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जो OECD की कंट्रीज़ हैं जो कि 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद बनी थी। OECD 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद जो बनी थी, उसकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसकी 31 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है, वो 31 की 31 कंट्री मेरी इंटरनेशनल एनर्जी की एजेंसी की मेंबर है। इसका मतलब ये OECD की तो इंडिया मेंबर है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भी मेंबर नहीं है। पर इंडिया कुछ है क्या, हाँ, जो इसमें 13 एसोसिएशन कंट्रीज़ है ना, 13 एसोसिएशन कंट्रीज, इंडिया उसकी मेंबर है। इंडिया डायरेक्ट मेंबर तो नहीं है पर इंडिया क्या है, एसोसिएट मेंबर कंट्री है। इंडिया एसोसिएट मेंबर कंट्री है। और ये जो IEA है इसने कहा है इंडिया से कि हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम भी इंडिया के जो है, मतलब इसके क्या बोलते हैं, IEA के फुल टाइम मेंबर बन जाओ। पर अभी बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया भी इसकी क्या होनी चाहिए, फुल टाइम मेंबर होनी चाहिए। कुछ मेजर रिपोर्ट हैं जो IEA रिलीज़ करता है। देखो मैं बार बार बता रहा था तुमको, एनर्जी तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो अभी हम पढ़ के आए, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस रिपोर्ट, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट,
इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, देखो इंडिया भले ही इसकी मेंबर नहीं है फुल टाइम, उसके बाद भी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछता है यूपीएससी। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय, ऑप्शन देगा नीति आयोग, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम सोचेंगे भाई अब इसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो हो ही नहीं सकती, हम सबसे पहले उसी को काटेंगे ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज़ करती है, ठीक है। इसका जो मिशन है इस एजेंसी का वो ये है कि हमको इश्यूज़ जो हैं ग्लोबल इश्यूज़ जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड है, अभी हम पीछे पड़ के आए, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आया। तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे रिपोर्ट कवर करेंगे, ठीक है।